नमस्कार मित्रों, मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ और ये वीडियो इस बारे में है कि संसार की सब में लंबी पाइपलाइन जो भारत में गैस पाइपलाइन बनाई गई है, जो गुजरात के तटीय क्षेत्र से शुरू होकर यूपी में गोरखपुर में ख़त्म होगी। ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगी, अप्रैल मई से शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगी। ये दुनिया की सब में बड़ी पाइपलाइन है। अब देखिए, मैं आपको ये बताता हूँ ये पाइपलाइन क्यों महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि आप ये समझिए, ये दर्शाता है कि भारत कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। देखिए, अगर आपको ये जानना है कि जैसे भारत की दूसरे देशों के मुकाबले क्या स्थिति है, कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है दूसरे देशों के मुकाबले, या कोई भी देश किसी देश के मुकाबले, पूरे संसार के मुकाबले कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो आप ये समझिए कि क्या समझ लीजिए एक रेस हो रही है पूरे संसार के देशों के बीच में, ये समझिए। और वो एक ट्रैक पे नहीं हो रही है, कम से कम 1000 ट्रैक्स पे हो रही है। पूरे संसार के 1000 एथलीट्स, मतलब करीब 100 एथलीट्स 1000 ट्रैक्स पे खड़े हैं। नहीं, 1000 एथलीट्स समझिए 100 ट्रैक्स पे खड़े हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, समझ लीजिए 100 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि संसार के देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और जिस देश की आपको ये खबरें आने लगें कि अब वो इसमें आगे निकल गया, फिर दूसरे में, मतलब पहले 10th नंबर पर 5th आ गया, फर्स्ट 5 में आ गया, फिर तीसरी में आ गया, फिर चौथे में आ गया, तो ये समझ लिए उस देश का उदय बड़े निकट है। या दूसरा में आपको अगर कोई इतना नहीं आप ट्रैक रख पाते हैं, तो आप ये देख लीजिए पिछले लंबे समय से 25, 30, 40, 35 साल से एवरेज ग्रोथ रेट किन किन कंट्रीज़ के संसार में, जो बड़ी इकोनॉमीज़ में, छोटी की बात नहीं कर रहा, टॉप 10, टॉप 20 इकोनॉमीज़ में से पिछले 20, 25, 30, 35, 40 साल में एवरेज ग्रोथ रेट किसकी क्या रही है, तो आप दोनों पैरामीटर्स पे पाएंगे कि करीब 2017 तक और 1980 से लेके 2017 तक चाइना नंबर 1 पे एवरेज ग्रोथ रेट में और इंडिया दूसरे नंबर पे। और 2017 से तो अभी तक 2024 का जो ग्रोथ रेट है, 2025 में जो आएगा, इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है टॉप 10 लार्ज इकोनॉमीज़ में और पहले नंबर पे। अब देखिए, हो सकता है 10, 15, 20 साल में ऐसा हो कि अगर 1980 से भी ग्रोथ रेट लगाया जाए तो 2040 तक इंडिया चाइना के बराबर पहुंच जाए, बराबर पर जाके खड़ा हो जाए कि एवरेज ग्रोथ रेट बराबर रहा, तो वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ओवर अ वेरी लॉन्ग टाइम 60 वर्ष बन जाएगा। दूसरे क्या है, अक्सर आपको आपकी ये खबर आती रहेंगी कि भारत था इस क्षेत्र में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में भारत पिछले 5 साल में 5वें नंबर पे आ गया है। पहले नंबर चाइना है, दूसरे नंबर अमेरिका है, तीसरे नंबर जापान है और चौथे नंबर जर्मनी है, 5वें नंबर इंडिया है। साउथ कोरिया को पीछे छोड़ दिया, तो एक के बाद एक जब देश पीछे छोड़ने लगे। ऐसे ये सब में लंबी पाइपलाइन बनाई है, ये बहुत मील का पत्थर है। ये दर्शाता है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक तो ये इम्पोर्टेंस है इसकी। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो आने वाली इकोनॉमी है, मतलब चलेगी, पहले इकोनॉमी देखिए, हर इकोनॉमी की एनर्जी नीड्स होती हैं। तो भारतीय इकोनॉमी बहुत लंबे समय से कोयले पे आधारित इकोनॉमी रही है। बहुत बड़ा भाग उसका कोयले और इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स, उसमें भी मेनली क्रूड ऑयल, इसके ऊपर आधारित रही है। टोटल एनर्जी में इंडिया का जो गैस फुलफिल करती है उसमें 6% है गैस का योगदान है। देखिए, एनर्जी के कितने क्षेत्र होते हैं, एनर्जी कहाँ से आती है, तो रिन्यूएबल सोर्सेज से आती है, जिसमें मेनली विंड और सोलर है, हाइड्रो है जो कि बहुत पुराना है, न्यूक्लियर है बहुत छोटा मोटा पार्ट है। बाकी हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए चाहिए होती है तो पेट्रोल और डीजल है और गैस भी है। बाकी बिजली के लिए कोयला है। तो मिला के ये 5-6 स्रोत हैं। तो टोटल में गैस का जो योगदान है वो 6% है। भारत का एम है कि 2030 तक 32 तक इसको बढ़ा के 15% ले जाना। इसके पीछे कारण क्या है कि तेल के और कोयले के मुकाबले ये उत्सर्जन आधा करती है। जैसे आपको अगर 100 कैलोरीज चाहिए, मतलब पेट्रोल और डीजल से या कोयले से, और इससे 50 चाहिए, तो एवरेज जो होगा
इसका एमिशन वो 50% होगा, बाकी 3 उसके अलावा जो दूसरे फॉसिल फ्यूल्स हैं। दूसरे क्या है, ये लाने ले जाने में सुगम होती है, ये पाइपलाइंस के द्वारा आसानी से ले जा सकती है, ठीक है। और हम गैस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि ये देश के लिए फ़ायदेमंद है। एलपीजी है, खाने का ज़्यादातर खाना उससे बनता है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है। 2014 के बाद भारत में जो एलपीजी जो होती है, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, सिलेंडरों में डाली जाती है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ी है। 90% इसका यूज़ बढ़ गया है उज्ज्वला योजना आदि कारणों के कारण। तो आप ये समझिए, ये जो पाइपलाइन है, पूरे भारत में जितनी गैस की खपत होती है उसका 25% अकेले कैरी करेगी। आप ये समझ लीजिए, जैसे इस समय पूरे भारत में 2% गैस है, 8% गैस है, उसका कंजम्पशन होता है, मतलब पूरी गैस का 25%। तो पूरे एनर्जी सिस्टम में गैस का योगदान मान लीजिए 8%, तो पूरे एनर्जी सिस्टम का 2% ये अकेले कैरी करेगी। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि गैस जो हमारा गैस सेक्टर है, जिस पर हम रिलाई करने जा रहे हैं, दूसरे सेक्टर से बच के आ रहे हैं, तो उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। तीसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊं, जैसे आपके घरों पर जो सिलेंडर आता है, देखिए इससे मतलब नहीं है उज्ज्वला योजना में वो दिया जा रहा है या विदाउट सब्सिडी दिया जा रहा है या कॉमर्शियल दिया जा रहा है, वो ऐसा क्यों है वो बाद में बताऊंगा, परंतु उसकी एक कॉस्ट आती है, ठीक है। तो कि अभी उज्ज्वला योजना में सस्ता दिया जा रहा है तो कॉस्ट कम नहीं हो रही, वो सरकार उसको सब्सिडाइज़ कर रही है, कम पैसे में दे रही है, अपने पास से पैसा दे रही है। तो ये समझ लिया, अगर किसी सिलेंडर की मान के चलते हैं 1000 कॉस्ट आई, तो 500 रुपये तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, जो उसको लेके आया गया, जिस शहर से लेके आया, गुजरात से यूपी लाया गया, तो 500 रुपये तो कॉस्ट हो गई उसकी लाने की। सिलेंडर को नहीं लाया जाता, बड़े बड़े टैंकर्स में गैस आती है, फिर जो सिलेंडर रिफिलिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे भरी जाती है, उसका खर्चा होता है, फिर सिलेंडर को कंपनी भेजा जाता है, कंपनी से आपके घर आता है, तो मतलब गैस का आने का आधा खर्चा आने का होता है, आधी गैस की कीमत होती है जो आपके घर में गैस कंज्यूम होती है, वो पाइपलाइन से आया तो 500 रुपये की आ जाएगी, 500 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है। तो आप ये समझ लीजिए कितनी भारी सेविंग्स होंगी। और देखिए सेविंग्स क्या है ना, आपके गैस के दाम तो कम हो नहीं रहे, जो पाइप्ड गैस आ रही है उसके दाम घरों में बहुत कम है, पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी मान लीजिए नहीं भी कम हो तो सरकार टैक्स भी लगा देती है, तो आप एक समझिए कि वो पैसा सरकार पे जा रहा है, तो सरकार पर रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तो सरकार दूसरी जगह डील दे सकती है, मतलब टोटल मिला के विन विन सिचुएशन होती है। तो दूसरा क्या, इसका आर्थिक महत्व तो बहुत है। अगर पूरे इंडिया की गैस पाइपलाइन से ही प्रवाहित होकर सब जगह जाने लगे, जैसे फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होती है, घरों में यूज़ होती है, बिजली बनाने के लिए तो बहुत कम यूज़ होती है, दूसरे इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज़ होती है, तो उस गैस की कीमत आधी हो जाएगी, जो कि ढुलाई करके ले जाती है बड़े बड़े टैंकर से। तीसरा फ़ायदा ये है। चौथा फ़ायदा क्या है कि कई बार गैस लाने में क्या होता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये बहुत ज्वलनशील होती है, बहुत हानि होती है जान की और माल की, और जान की बहुत हानि होती है। अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें 14 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। तो चौथे, ये जान माल की हानि बचेगी, और ये भारत का एक बहुत अच्छा अनुकरणीय कदम है, और इसी दिशा में भारत को ये करना चाहिए, पूरे इंडिया में एक पाइपलाइंस का जाल बिछा है, जिससे कि बहुत कम मात्रा में गैस की ढुलाई तो ख़त्म तो हो नहीं सकती है, घर घर पहुंचाना, रूरल एरियाज़ में पहुंचाना, फिर वो इतनी कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेंगी। एक होता है जैसे शहर में गैस के पाइपलाइन पहुंचाई, एक ही मोहल्ले में हज़ारों घर द्वारा पहुंचा दी गई, तो गैस पाइपलाइन का जो खर्चा आया पर हेड वो बहुत कम हुआ। अब एक कहीं दूर दराज गाँव स्थित है, उसमें है ही 400 घर है, 400 किलोमीटर दूर, तो गैस बहुत महंगी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सारी पाइप से भेजी जा सकती है, 90% भेजी जा सकती है, 92% भेजी जा सकती है, कितनी भेजी जा सकती है उसके लिए एक स्टडी बिठाई जाए, और जल्द से जल्द पूरे भारत की गैस हम पाइपलाइन के द्वारा भेजने चालू करें। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के कंज्यूमर के लिए, भारत की सेफ्टी के लिए, और भारत को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।